नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मार्केट में जिस समय पर न्यूज़ हो और नॉइज़ हो तो मैं आपको नॉइज़ से अलग हटकर न्यूज़ का एनालिसिस कर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और दोस्तों, मैं आपको समय समय पर जो डिफरेंट स्टॉक्स को मैंने रिकमेंड किया होता है मेरे क्लाइंट्स को, उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का भी उनमें इंटरेस्ट हो सकता है, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपने रेफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हम लोगों ने खरीदा हुआ है तो अभी उसमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं और हैं भी या नहीं। यस बैंक को अगर हम लोगों ने खरीदा हुआ है तो उसके अंदर किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं भी या नहीं। मैं जैसा सोचता हूँ मैं आपको सब कुछ समझाने की और दिखाने की कोशिश करूंगा। इन केस अगर आपके किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं तो अपने रिसर्च पैरामीटर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि टेक्निकली ये स्टॉक कैसा चल रहा है, पीछे का इसका क्या इतिहास रहा है। फिर इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि इस स्टॉक के अंदर क्योंकि वॉल्यूम्स काफी इमर्ज होकर आ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं चार्ट्स के ऊपर आपको वॉल्यूम्स दिख भी रहे हैं। हमें समझना होगा कि इस तरीके के वॉल्यूम्स हिस्टोरिकली कब अपेयर हुए थे और आज अगर स्टॉक नीचे है तो उसके पीछे की क्या वजह है, और क्या ये स्टॉक आने वाले वक्त में भी नीचे रहेगा तो उसके पीछे इसका किस तरीके का बिजनेस है, हमें सब समझ के चलना चाहिए। देखो दोस्तों, मैंने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को लगा रखा है, क्योंकि अगर आप इसे डे के टाइम फ्रेम पर लगाओगे तो बहुत ज्यादा नॉइज आपको देखने को मिलेगी। आप अगर समझ के चलो तो इसका जो एक पुराना अगर रेजिस्टेंस था वो 1507 का था। 15 से 7 के इस रेजिस्टेंस से ये ऊपर निकल कर आता है, लेकिन आपके पास ये सारी की सारी बाइंग सोल्ड ऑफ हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि इस जगह पर आकर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। तो इस रेंज से बाहर निकलने के बाद इसके अंदर सप्लाई बढ़ जाती है और ये वापस से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है और कई मंथ तक यहाँ कंसोलिडेट करता रहता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर वॉल्यूम्स इमर्ज होते हुए देखते हैं, प्राइस राइज होते हुए देखते हैं। और ये प्राइस राइज, ये वॉल्यूम के साथ प्राइस राइज मार्केट में इसको इस रेंज 1507 से बाहर निकाल देता है। जैसे ये इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट्स कुछ इस तरीके के आते हैं कि अपर एंड पर इस स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहता है, इस स्टॉक के अंदर तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग्स आती हैं और ये स्टॉक लगातार इस रेंज के आसपास सब कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है। मेरी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक के लिए ये थी कि ये स्टॉक 1683 के स्ट्रॉन्ग बेस को फॉलो करेगा, यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और अब की बार जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये 2000 के पार निकल चुका होगा। अब उसके पीछे क्या रीजन से, क्या रैशनल से, मैं आपको सब समझाता हूँ। अभी हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट है, मतलब हमारे पास में जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो उसके लाइट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का पहले हम फंडामेंटली देखो, हमने टेक्निकली समझा, अब हम थोड़ा फंडामेंटली समझेंगे कि ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक के बैलेंस शीट को अगर आप स्टडी करते हो, जिसको आप लोग अगर चाहो तो जाकर screener.in पर आप इसको बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, मैंने सारे पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं जिससे कि आपके लिए इनको देखना और इनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक की बैलेंस शीट को देखकर मेरी ये समझ में आता है कि इसका रेवेन्यू बड़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, मतलब इसके रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला है। अब इसका रेवेन्यू दो ही सूरतों में बढ़ सकता है, या तो इसकी लोन बुक इंक्रीज होगी, इसके साथ साथ मार्केट के अंदर इसने अपने शेयर को बढ़ाने की कोशिश में काफी सारे क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड किया होगा और काफी आपके पास में इस बैंक के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने अपने डिपॉजिट्स बढ़ाए होंगे। हमारे को इतना समझ में आता है कि इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अच्छा, इस बैंक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इस कंपनी को अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देख के चलते हो तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। इस वक्त पर अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखोगे उनके नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, तो ये अब तक के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को पोस्ट करके चल रहे हैं, हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर को भी पोस्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि देखो, जो प्रॉफिट होता है,
प्रॉफिट पर जो असली हक होता है वो उसके शेयर धारकों का होता है, जिसे हम लोग अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर भी कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी पोस्ट किया है। अब अगर मैं इनके एनपीएस की बात करके चलता हूँ, तो इनके लोएस्ट एवर एनपीएस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक के केस में अभी तक के इनके लोएस्ट एवर एनपीएस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिहाज से ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन जाता है। अब हमें ये समझना चाहिए कि इस स्टॉक में 1900 के पास से सेलिंग आनी शुरू होती है। मतलब लगातार कुछ ऐसी न्यूज रही होंगी, बल्कि अगर आप इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके लिए एक 1955 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये जब भी राइज होने की कोशिश करता था यहाँ से इसके अंदर एक सेल ऑफ आता था। हम भी इसको डाउन स्विंग में एक्युमुलेट कर रहे थे, मतलब हमने क्लाइंट्स को जगह जगह पर रिकमेंडेशन दी थी कि आप इस स्टॉक को डाउन स्विंग्स के अंदर सिप्स के अंदर चाहो तो एक्युमुलेट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरी गुल्लक है, और मेरी इस गुल्लक का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा होता है कि मैं क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ ऐसे स्टॉक जिनको हम लोग डाउन स्विंग के अंदर सिस्टमैटिकली सिप्स के अंदर एक्युमुलेट करके चलते हैं, और जब ये स्टॉक राइज करना शुरू करते हैं तो हम इनके अंदर धीरे धीरे करके पार्शियल प्रॉफिट्स अपना बुक करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके के कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रखा होता है। उनमें से एक स्टॉक आपका कोटक महिंद्रा बैंक भी है, और एक हमारे पास यस बैंक भी है। मैं दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा, और अब हमारी मतलब इसके बारे में किस तरीके की ऑब्जर्वेशन है मैं आपको वो भी बता के चलूंगा। तो दोस्तों इस समय पर ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ बिल्डअप हो रही थी जिसको कोई जानता था, और मार्केट के अंदर यहाँ वॉल्यूम सिमर जो कराने शुरू होते हैं और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू होती है। देखने में इसको ऐसा लगता है। अब न्यूज़ क्या थी, अब अगर आपने न्यूज़ को देखा हो, अगर आप थोड़े से वाकिफ हो इस चीज़ से कि आरबीआई ने इंटरवीन किया, और आरबीआई ने इनको और न्यू कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड के लिए और बैंक अकाउंट्स के लिए ऑनबोर्ड करने से रोक लगाई है डिजिटली। मतलब वो जो डिजिटल तरीके से, मतलब जिस तरीके से ये कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते थे और क्लाइंट्स के क्रेडिट कार्ड्स बनाते थे, तो मतलब उसके लिए इनके ऊपर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। अब उसका रीज़न आरबीआई क्या देके चलता है। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक की जो डिजिटल एप्लीकेशंस थी, उन एप्लीकेशंस में तरह तरह के ग्लिचेस आ रहे थे। कस्टमर्स बार बार कंप्लेन कर रहे थे। कस्टमर की उन कंप्लेंट्स को समझते हुए आरबीआई ने ये एक्शन लिया है कि जब तक इनकी आईटी के अंदर, मतलब आईटी के एक ऑडिट को पूरा नहीं कर लेते, और जिसमें कस्टमर्स का जो डेटा है, कि कस्टमर्स का क्लाइंट्स का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, आरबीआई इससे सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक के लिए इनको न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा कोई कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिलती। ये एक न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ थी, ये दिखा दी गई है। अब उसके पीछे थोड़ा समझने की अगर आप कोशिश करोगे, तो पीछे अगर आप उदय कोटक जी का स्टेटमेंट्स को देखते हो, पीछे काफ़ी पुराने, तो वहाँ पर मतलब इस बैंक को लेकर मैं थोड़ा एग्रेसिव हो भी इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने एग्रेसिवली क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो अपने बैंक्स के बैंकिंग शेयर को इंक्रीज कर रहे थे। अब क्योंकि वो अपने बैंकिंग शेयर को इंक्रीज कर रहे थे, तो एग्रेसिवली वो जिनकी कैंपेन्स थी वो क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने की थी, वो हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर भी देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इस कंडीशन में जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कई सारे बैंक्स के अंदर काफ़ी सारे ग्लिचेस आते हैं, और अभी बैंक्स मतलब है इस प्रोसेस में कि अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। सेम तरीके से ये बैंक भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बैंक के अंदर अभी तक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ ग्लिचेस के अलावा कोई बड़ा एक्शन अभी निकल कर सामने नहीं आया है। तो इस स्टॉक के लिए हमारा व्यू बुलिश है। अब इस समय पर जिन्होंने अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रखी है उनको क्या करना चाहिए, तो देखो मेरा ये मानना है कि ये जो रेंज हमारे पास में है, नीचे से अगर आप देखोगे 1300 से 1500 के बीच की, देखिए मैंने मंथ की कैंडल लगाई हुई है, और यहाँ पर आपको मतलब इसीलिए ये पूरे मंथ के क्या काम काज है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो 1300 से 1500 के की जो रेंज है, ये धीरे धीरे कर कर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सही रेंज बनती है। अब जिन लोगों ने इस जगह पर अगर अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर रखा है, तो देखो अगर आपकी पोजीशंस, मेरे को ऐसा लगता है इतनी है कि आप उस कंडीशन में, मतलब जो इसके ऑप्शंस का एक लॉट साइज होता है, एग्जैक्टली उससे मैच करती हुई अगर आपकी पोजीशंस हैं, तो पुट ऑप्शंस के जरिए अपनी पोजीशंस को हैज करना एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी, क्योंकि पुट ऑप्शंस एक तरीके के इंश्योरेंस की तरह काम करती हैं, है ना, और मतलब ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है
कि अगर हमारे पास में किसी स्टॉक की इतनी बड़ी क्वांटिटी बन जाती है कि हम उस जगह पर उस स्टॉक की किसी वैल्यू को इंश्योर करना चाहते हैं डाउनफॉल में, तब उस जगह पर पुट ऑप्शंस को परचेज किया जा सकता है। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता के चलूँ, मतलब ये किसका तरीका निकल कर आता है। जिनकी पोजीशन अभी छोटी हैं तो वो उस जगह पर इसको एक तरीके से मान सकते हैं कि उस पोजीशन को भी होल्ड कर लिया। इस जगह पर फर्दर अगर ये आता है तो इस रेंज के अंदर इसको फर्दर धीरे धीरे करके सिर्फ में और फर्दर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, जिससे कि एक स्टॉक का एक एवरेज प्राइस हमारे पास निकल कर आता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ सब कुछ सही रहता है, इस ये रेंज इसकी एक जबरदस्त डिमांड जोन बनती है। आप देख रहे हैं इस चीज को कि इस रेंज के अंदर एक जबरदस्त डिमांड पहले क्रिएटेड रही है। मतलब हिस्टोरिकली अगर समझ के चलें, आज इनके पास अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, मार्केट में इमोशंस की वजह से स्टॉक डाउन है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट में वापस अगर इसके अंदर कोई भी चीज के फेवर में जाती है, और ऑब्वियसली बात है कि कंपनी अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेगी ही, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने क्लाइंट्स को नहीं लूज करना चाहती। देखिए, मैं आपसे फिर ये कहूंगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। अब मार्केट में इस रेंज के अंदर अपने इस स्टॉक को जिसको ऊपर परचेज किया गया था एवरेज करने की अच्छी जगह बनती है। क्या अगर मार्केट में कभी 1303 के भी नीचे निकल जाए तो देखो उस कंडीशन में आपने जो पुट ऑप्शन के जरिए अपनी पोजीशंस को हेज किया था, तो उसको एक्सरसाइज करने की सबसे बढ़िया जगह यहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस से एवरेज करने की। बाकी 1303 के नीचे अगर किन्हीं इमोशंस की वजह से जाता है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और समझना चाहिए कि एग्जैक्टली इसके खिलाफ एक्शन अगर हो रहे हैं तो किस तरीके के हो रहे हैं। और मैं उसका अपडेट भी आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपके साथ कोई स्टॉक शेयर करता हूँ तो मैं आपके साथ उसके अपडेट्स भी हमेशा बताकर चलता हूँ। तो बहरहाल ये मेरा कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर मेरा व्यू बनता है। अब दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपको यस बैंक के भी बारे में बताकर चलूंगा। तो देखो, यस बैंक को मैं डे के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यस बैंक के अंदर हम लोगों ने एक अच्छी रैली को ऑब्जर्व किया। मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखा, देखिए यस बैंक के अंदर अलग अलग तरीके ये स्टॉक सबसे ज्यादा अगर आप वॉल्यूम्स में अगर आप देखोगे तो ये हाईएस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स में यस बैंक की गिनती होती है। मतलब जो जब भी कभी हम उठाकर ना एनएससी का डेटा निकाल कर देखते हैं कि हाईएस्ट एवर ट्रेडेड वॉल्यूम आज किस स्टॉक का रहा होगा, तो हम मैक्सिमम जगह पर मेरे को यस बैंक हमेशा दिखता ही है, मतलब किसी न किसी पोजीशन पे दिख ही जाता है। हाईएस्ट एवर ट्रेडेड वॉल्यूम्स में मेरे को यस बैंक दिखता है। तो यस बैंक इस समय पर एक हाईली एक्टिव स्टॉक है। इस स्टॉक के अगर आप मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करोगे तो ये अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास जब भी आता है एक जबरदस्त डिमांड जोन बन जाती है, और यहां से ये अग्रेसिवली ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब ये आपने देखा कि जैसे ये इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश करता है, मैं इसको ऑल टाइम से मार्क कर देता हूँ, ये जैसे ही इस रेंज को निकालने की कोशिश करता है मार्केट में एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। और उसका रीजन है, यस बैंक के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं काफी पुराने इन्वेस्टर्स, काफी पुराने प्राइस पर काफी पुअर पोजीशंस में ट्रैप्ड हैं, क्योंकि हर जगह से उन्होंने रिवर्सल को सोचा था। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एक लेवल है 25.28 का, ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता था, और यहाँ से ऊपर निकलते ही इसके अंदर सप्लाई आती है और ये वापस इस जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये वो रेंज जो मेरे को ऐसा लगता है कि जिन्होंने यहाँ एक बड़े वॉल्यूम के साथ एवरेज किया था, इस जगह पहुंचने पर उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। अब क्योंकि वो एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो जैसे ये इनको इनके 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास निकलता है, ये फिर से फर्दर इसको एवरेज करते हैं और ये वापस इस जगह को क्रॉस करने की कोशिश करता है, वो फिर से प्रॉफिट बुक करते हैं और वापस अगर इसके नीचे आता है तो आप ये देख सकते हैं हाईएस्ट एवर वॉल्यूम जो अभी तक के मतलब पिछले मंथ्स में अगर आप देखेंगे एक महीने के अंदर डेवलप होकर आया है, वो इस प्राइस के पास 25.07 के पास में ही निकल कर आया है। पीछे की इन कैंडल्स को अगर आप देखकर चलते हो, मैं समझता हूं कि आपको ये मार्च के महीने का पूरा इसका कामकाज समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, इस जगह पर एक बुलिश कैंडल बनती है, एक डोजी कैंडल है, बुलिश कैंडल बनती है, वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टेड बनती है और उस प्राइस के पास बनती है, जहां अगर ये सपोर्ट लेता है तो यहां से वापस इसकी फर्दर रैली स्टार्ट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है और ये जो 25 रुपए है, इसके बीच में इस स्टॉक का कंसोलिडेशन एक अच्छी डिमांड जोन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे को टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर अभी समझ में आता है।
अब मैं आपको इस बैंक के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर एक लंबे समय का इन्वेस्टर है तो वो इसमें क्यों इन्वेस्टेड है, उनके पीछे मैंने कुछ रीजंस को समझा, पॉइंट आउट करता हूँ आपके साथ में, शेयर करता हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट, तो इनको थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है इन्वेस्टर्स के पास, और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मतलब मैक्सिमम लोगों ने इसको एक ऐसे स्टॉक की तरह अपने पास में रखा हुआ होगा जिसमें उनकी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से काफी ज्यादा रही होंगी कि ये स्टॉक काफी अच्छे प्राइस पे जाएगा तभी हम इसको बाहर निकालेंगे। तो जनरली इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, इस स्टॉक के अंदर 52 वीक के हाई से हमें करेक्शन देखने को मिलता है, और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पास बेस्ट स्टॉक्स होते हैं जो 52 वीक हाई से करेक्ट होकर किसी वजह से हमें डाउन स्विंग के अंदर वापस से मिल रहे हो। दोस्तों, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है अगर आप लास्ट ईयर 2023 को कंपेयर कर चलोगे तो। दोस्तों, बैंक ने प्रोविजनिंग को रिड्यूस करा है। अब देखो, अगर कोई बैंक अपनी प्रोविजनिंग को रिड्यूस करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रिस्क लेकर चल रहा है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए उसका फोकस ज्यादा है। और यस बैंक तो जाना ही इस तरीके के लोन्स के लिए जाता था। यस बैंक ज्यादा से ज्यादा अपने लोन्स की तरफ जाता था, कम से कम वो प्रोविजनिंग रखने की कोशिश करता था जिससे कि वो ग्रोथ फोकस्ड बैंक बन सकता हो। तो देखो दोस्तों, ये बैंक ग्रोथ पर फोकस कर रहा है इसलिए उन्होंने प्रोविजनिंग को डिक्रीज करा है, और ये आपके पास में इन जो मतलब क्या कहते हैं एनालिस्ट हैं उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। पर मैं इस पर एक पॉजिटिव पॉइंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े बैंक के इतने बड़े मैनेजमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो अपने बैंक के तो हित में लिया होगा ना। तो दोस्तों, आगे की चीज, वैसे भी मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक बैंक आपके पास में ये वही लोग ले रहे हैं जो आपके पास में उम्मीद करके चलते हैं, और बैंक जिस जगह पर है यहाँ से इसको बाहर निकलने के लिए ग्रोथ के अलावा कुछ और, ग्रोथ पे फोकस करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है। दोस्तों, इसमें हम चीज देख के चल रहे हैं कि जो इनके लोन्स हैं वो टाइम पर रिपे हो रहे हैं, मतलब वापस इन जो लोन इन्होंने बांट रखे हैं वो टाइम से इनको रीपे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्रीज हुए हैं, और इसकी वजह से इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इंक्रीज हुई है। तो सोचो ना कि एनपीए डिक्रीज हो रहे हैं और जो लोन है टाइम से पेमेंट करने की वजह से अच्छे लोन्स में गिने जाएंगे, मतलब एसेट क्वालिटी को गुड समझा जाएगा। एनपीए के 2% से घट के 1.7% हो गए, आप इसे चेक कीजिएगा। अब देखिएगा, टोटल डिपॉजिट्स बैंक्स के इंक्रीज हुए हैं और लगभग 22.5% की ग्रोथ आई है टोटल डिपॉजिट्स में, जो कि एक बैंक के लिए बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है। तो इन चीजों को अगर मैं देखे चलता हूँ तो मुझे दो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स एक मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से डिमांड जोन के अंदर मिल रहे हैं, जिनको आप अगर चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए, मतलब सिप्स के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद। देखिए, मैंने आप लोगों को इन स्टॉक्स को जब भी कभी को बताता हूँ तो मैं हमेशा इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ, मतलब मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर गुल्लक स्टॉक 2024 आपको देखने को मिलता है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप अगर चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी और स्टॉक्स के बारे में भी मैंने उसको कवर कर रखा है, तो आप उसको समझ सकते हैं। इनकेस अगर आप मेरे किसी स्मॉल केस को देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। In securities market risk, read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM may in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।